सभी को नमस्कार। आईएएस पीसीएस फाइटर टीम की ओर से 69th बीपीएससी के लिए कल फुल लेंथ का पहला टेस्ट लिया गया था, जिसका यह डिस्कशन वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से देखें और समझने का कोशिश करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, खजुराहो मंदिर में केवल हिंदू और बौद्ध मंदिर शामिल हैं। उन्हें मुख्य रूप से 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों ने विकसित किया था। तीसरा, खजुराहो मंदिर में द्रविड़ शैली की वास्तुकला का प्रभाव है। उपरोक्त दिए गए किस्में से कौन से कथन गलत हैं? तो इनमें से हमको गलत कथन ढूंढना है। देखिए, पहला जो है कि इसमें केवल हिंदू और बौद्ध मंदिर शामिल हैं, ये गलत है, क्योंकि उसमें कई सारे मंदिर हैं और अधिकांश मंदिर हिंदू देवताओं को समर्पित है। दूसरा कथन कि 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों ने किया था, ये भी गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रकूट शासकों ने नहीं, चंदेल शासकों ने बनाया था और यह 885 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच विकसित किया गया था। अगला, खजुराहो मंदिर में द्रविड़ शैली की वास्तुकला का प्रभाव है। देखिए, द्रविड़ शैली आपको दक्षिण भारत में मिलती है, मध्य भारत में आपको बेसर शैली मिलती है। बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है, लेकिन ये खजुराहो का मंदिर नागर शैली में निर्मित है, तो इसलिए इसका तीनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कला के रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डांसिंग गर्ल की मूर्ति टेराकोटा कला का एक उदाहरण है। ठीक है, डांसिंग गर्ल ये कांस्य मूर्ति से बनी थी, ना कि टेराकोटा से, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, मुहरे वाणिज्यिक और आध्यात्मिक महत्व रखते थे, तो उस समय का जो मुहरे था वो वाणिज्यिक अर्थात व्यापार के लिए और आध्यात्मिक महत्व भी रखता था, ये कथन सही है। अगला है, उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर बर्तन हड़प्पा काल के महत्वपूर्ण घटक थे। ठीक है, उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर ही सिर्फ बर्तन ही सिर्फ उसमें महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि उस समय बहुत सारे मिट्टी के बर्तन थे। गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन थे, काले भूरे रंग के जले हुए बर्तन थे, काले पर लाल रंग कलर किया हुआ बर्तन था, ग्रे वेयर था, पेंटेड ग्रे वेयर था, तो इन सभी का विकास था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित स्मारकों मंदिरों पर विचार कीजिए। पहला, सोनागिरी मंदिर, शिखरजी मंदिर, धर्मनाथ मंदिर, कुलपक्षी मंदिर। उपरोक्त में से कौन सा जैन स्मारक या मंदिर है? तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं, ये सभी मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख में सम्राट अशोक के बुद्ध भगवान के जन्म स्थल की यात्रा का वर्णन करते हैं? देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म रुक्मिणीदेवी अभिलेख से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह रुक्मिणीदेवी नेपाल में पड़ता है, जहाँ पे जन्म के बाद जब बुद्ध पहली बार गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कर की कमी की थी। अगला है आपका, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा सबसे पहले बनाया गया था? इसमें है पहला बड़ा इमामबाड़ा, दूसरा है रूमी दरवाज़ा, तीसरा अलाई दरवाज़ा, चौथा तुगलकाबाद का किला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा इसमें सबसे पहले बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर संस्कृत इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लिखित है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा संस्कृत इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लिखित है, कौन से मंदिर का उल्लेख उनकी राजतरंगिणी में किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडेरथन मंदिर। 7 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। पहला, चतुर्भुज मंदिर बेतवा, ओमकारेश्वर मंदिर तापी, कोणार्क सूर्य मंदिर महानदी। उपरोक्त में से कौन सा जोड़ सही रूप में मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, चतुर्भुज मंदिर बेतवा। ओमकारेश्वर मंदिर बेतवा नदी द्वारा निर्मित बेतवा नदी पर है, जबकि यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर है। कोणार्क नदी किसी भी प्रमुख नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सर्वप्रथम नाटक में विवाद की मूल भावना को प्रस्तुत करने में सफल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक। शूद्रक ने सबसे पहले अपने नाटक मृगकटिका द लिटिल क्ले कार्ट में संघर्ष का सार पेश किया था। अगला है, भोपाल के पास भीमबेटका में निम्नलिखित किस प्रकार की चित्रकलाएँ पाई गई है? इसमें पहला है शिकार, दूसरा है खाना पकाना, तीसरा है नृत्य, चौथा है मछली पकड़ना। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, जिसमें 1, 2 और 4 होगा वो सही हो जाएगा।
सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तांबा मगन से प्राप्त किया गया था, जो ओमान का एक अन्य नाम है। यहाँ के लोग व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नावों और जहाज़ों का उपयोग किया करते थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में ओमान को मंगन या माकन कहा गया है। ओमान और हड़प्पा के लोगों के बीच व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। व्यापार के उद्देश्य से अंतर्देशीय परिवहन अत्यधिक विकसित किया गया था। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा गया है। इसके अलावा कुछ हड़प्पा मोहरों में नावों और जहाज़ों का भी संकेत मिलता है। 11 नंबर है आपका, हड़प्पन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। धौलावीरा सबसे लंबा शिलालेख में से एक, मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाले पुरोहित, लोथल मनका निर्माण कारखाना, हड़प्पा पशुपति मुहर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही हैं। 112, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। पहला, ऋग्वैदिक आर्य गाय के लिए लड़ते थे और इन युद्धों को गविष्टि कहा जाता था। दूसरा, गाय को पवित्र माना जाता था। तीसरा, प्रारंभिक आर्य वन एवं संग्रहकर्ता का जीवन जीते थे। तो इसका गलत उत्तर का चयन करना है। तो इसमें गलत उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाकी ऑप्शन दोनों आपका सही है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक लेखन है? संहिता, ब्राह्मण, यजुर्वेद, उपनिषद, आरण्यक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। 14 नंबर, प्राचीन भारत से संबंधित निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें। पहला, अजातशत्रु ने मगध और अवंती के बीच लंबे समय तक के संघर्ष का समापन किया। अवंती साम्राज्य के शहरों में लौह अयस्क को गलाने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से पहला ऑप्शन गलत है। 15 नंबर, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ऋग्वेद के समय में विनिमय प्रणाली विद्यमान थी। दूसरा, ऋग्वैदिक काल की राजनीति का चरित्र आदिवासी था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित था, जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का दृष्टिकोण पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था और उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, निम्नलिखित लड़ाइयाँ और शक्तियों पर विचार करें जिनके बीच यह लड़ाई हुई। पहला, वांडीवास की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई। देखिए, वांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। बेदरा की लड़ाई डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर की लड़ाई अंग्रेजी वर्सेस शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास आनंदमठ निम्नलिखित में से किस नागरिक विद्रोह पर आधारित है? यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1757 के प्लासी युद्ध का परिणाम या महत्व नहीं है? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। दूसरा, मिर्जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। तीसरा, नायब सूबेदार को केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की सहमति से ही हटाया जा सकता था। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगनों की जमींदारी दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायब सूबेदार को केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की सहमति से ही हटाया जा सकता था, ऐसा नहीं था। बीस नंबर क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी के अंत में गठित संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। पहला, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे द्वारा की गई थी। दूसरा, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत फिरोज शाह मेहता ने 1885 में की थी। तीसरा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना बदरुद्दीन तैयब द्वारा की गई थी। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं, आपको ये चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। ठीक है, देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचार्य
बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, डेनमार्कियों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन किया और उन्होंने अपने मुख्यालय को कहाँ स्थापित किया? डेनमार्क ने अपना पहला स्थापित सेरामपुर में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना ब्रह्म समाज का हिस्सा के रूप में की थी। दूसरा, ब्रह्म समाज को कर्म और आत्मा के पूर्ण जन्म के बारे में निश्चित दृष्टिकोण था। तीसरा, राधाकांत देव ब्रह्म समाज के एक समर्थक थे। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस पूर्व कांग्रेस संगठन ने ब्रिटिश संसद में भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग के लिए 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका दायर की थी? ये याचिका दायर करने वाले थे पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले इस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित करके 19वीं शताब्दी के अंत में भारत की राजनीति को एक बनता हुआ राष्ट्र, अ नेशन इन द मेकिंग कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी गई अ नेशन इन मेकिंग न केवल भारतीय राजनीति के एक अग्रणी नेता की आत्मकथा है, बल्कि सार्वजनिक जीवन पर एक टिप्पणी भी है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में कार्लाइल सर्कुलर क्या था? ये कार्लाइल सर्कुलर सरकार को एक नोट वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों को किसी भी सरकार विरोधी गतिविधियों के संभावित परिणामों के प्रति सचेत करना था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, इसकी प्रारंभिक जड़ें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण काल से जुड़ी है। यह महत्वपूर्ण काल अंततः समाप्त हुआ। तो कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का उग्रवादियों का उदय। 27 नंबर, असम का क्षेत्र पहली बार आधिकारिक तौर पर बंगाल से कब अलग किया गया था? यह क्षेत्र दक्षिण विदर्भ दंगों के दौरान अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधि में गिरावट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गांधी के जन राष्ट्रवाद के विचार, मार्लेमेंटो सुधार, खिलाफत मसला, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, सिंगापुर विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन की स्थापना की जिसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता है? यह क्या था? विनायक दामोदर सावरकर ने। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह ने बर्रा डकैती का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका अनुशीलन समिति। महात्मा गांधी के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन, फिनिक्स फर्म की स्थापना, भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना, हिंद स्वराज का प्रकाशन। इसको सही कालक्रम में सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन, उसके बाद भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना, उसके बाद फिनिक्स फर्म की स्थापना और अंत में हिंद स्वराज बुक का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन को कार्यान्वित करने के लिए सत्याग्रह सभा स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित 1919 के रॉलेट एक्ट के जवाब में गांधी जी ने फरवरी 1919 में महाराष्ट्र के बॉम्बे जिले में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1916 में लखनऊ समझौते में कौन कौन से सुधार सुझाए गए थे? पहला है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, दूसरा प्रांतों को स्वराज्य देना, तीसरा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में 1/3 सदस्य भारतीय होने चाहिए, चौथा स्वशासन, पांचवा परिषदों में नामित सीटों की संख्या में वृद्धि। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। देखिए, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुआ था, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का आभास दिया। इस समझौते में भारत में स्वशासन और 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। इसमें और भी प्रमुख मांगें थी, जैसे परिषदों में निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, परिषदों में बड़े बहुमत से पारित किए गए कानूनों प्रस्तावों को ब्रिटिश सरकार द्वारा बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और था प्रांतों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जानी चाहिए, सभी प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना है, कार्यकारी परिषद के कम से कम आधे सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। होम रूल आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था। दूसरा, लखनऊ समझौता होम रूल आंदोलन के नेताओं के प्रयासों के कारण हुआ था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का परिमाण कैसे निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर पैमाना। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा विकसित माप पैमाना जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला है, भूकंप द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो भूकंप द्वारा उत्पन्न की गई मात्रा को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। अगला है, मिश्रित ज्वालामुखियों से विस्फोट आमतौर पर होते हैं हल्का और कम हिंसक, जोर से लेकिन कम हिंसक, नरम और अधिक हिंसक, जोर से अधिक हिंसक। इसका आंसर हो जाएगा जोर से और अधिक हिंसक। अगला क्वेश्चन है, मोह पैमाना का उपयोग किसकी निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिजों की कठोरता की डिग्री के लिए। 39 नंबर, किस स्थिति में वसंत ज्वार आ सकता है? वसंत ज्वार चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब तीनों एक ही पंक्ति में होते हैं तब वसंत ज्वार का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय वर्ष नक्षत्र वर्ष से छोटा होता है, सौर दिवस नक्षत्र दिवस से अधिक लंबा होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 41 नंबर, पृथ्वी के कोर में क्या होता है? ज्योग्राफी के क्लास में बताया था, पृथ्वी को मुख्यतः 3 भागों में करस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया था। अब करस्ट में सियाल, मेंटल में सीमा और कोर में निफे पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल। निफे निकेल, फेरस, फेरस मीन्स लोहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है, जनसंख्या की वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? जनसंख्या के वृद्धि दर का मतलब है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। अगर जन्म दर अधिक हो गया, मृत्यु दर कम हो गया तो जनसंख्या वृद्धि होगा। अगर जन्म दर कम हो गया, मृत्यु दर अधिक हो गया तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी। तो निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनी और उनके स्थानों में से कौन से सही हैं? बाल्को कोरबा में, हिंडाल्को रेनीकूट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड, नाल्को कोरापुट। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सभी मिलान सही हैं। बाल्को कोरबा में है, हिंडाल्को रेनीकूट में है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में है और नाल्को कोरापुट में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित 4 प्रमुख बंदरगाहों में से कौन स्वर्णिम चतुष्कोण पर है? तो इसमें से स्वर्णिम चतुष्कोण पे कोलकाता, मुंबई, विशाखापत्तनम और चेन्नई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46, निम्नलिखित मिट्टी को उनके क्षेत्रफल के प्रतिशत के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अर्थात कौन सा मिट्टी कम सबसे अधिक है, सबसे अधिक से लेकर सबसे कम की ओर चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। 47 नंबर, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है? तो अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यह भारत में कुल अभ्रक उत्पादन का लगभग 71% हिस्सा है और इसमें से कुछ खनन केंद्र जैसे नेल्लोर, खम्मा, गुड्डूर ये अभ्रक के खदानें हैं। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मोनोकल्चर किसानों को तुरंत आय प्रदान करती है? मतलब इसमें से कौन सा खेती है जो किसानों को तुरंत इनकम देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। चाय, गन्ना और कॉफ़ी ये सभी फसलें किसान को तुरंत आय प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फसलों और उसकी किस्मों का कौन सा मिलान सही ढंग से सुमेलित है? मटर प्रकाश, गेहूँ शुष्क सम्राट, अरहर परस, धान गोविंद। तो निम्नलिखित कोड से सही विकल्प का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। मटर प्रकाश की श्रेणी का है, अरहर परस और धान गोविंद। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप असम राज्य में स्थित हैं? माजुली द्वीप, डिब्रू साइखोवा द्वीप, उमानंद द्वीप। तो इनमें से सभी असम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायतें इसके लिए जिम्मेदार हैं। कृषि उत्पादन के लिए, ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए, मातृत्व और बाल कल्याण के लिए, उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए। तो निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत जो है कृषि उत्पादन के लिए, ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए और मातृत्व और बाल विकास कल्याण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है,
नगर पालिका आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारियों का नेतृत्व करने, निगम के निर्णयों को लागू करने और उसका वार्षिक बजट तैयार करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और अधिकतर प्रांतीय सिविल सेवा से एक नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संविधान में वर्णित नहीं है? पहला है आपका चुनाव आयोग, आर्टिकल 324, वित्त आयोग आर्टिकल 280, लोक सेवा आयोग आर्टिकल लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, शायद ऐसा ही कुछ है। अगला है आपका योजना आयोग, तो योजना आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है आपका लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोक अदालतों को मुकदमे से पहले की स्थिति में मामलों को निपटाने का अधिकार है, न कि किसी अदालत में लंबित मामलों को निपटाने का। बिल्कुल सही है, सॉरी गलत है ये। लोक अदालतें उन मामलों में निपट सकती है जो दीवानी और आपराधिक प्रकृति के नहीं है। तीसरा, लोक अदालतों को अभी तक कोई वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। चौथा, लोक अदालत के आदेश के खिलाफ सिविल कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो ये कथन इसका सही हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 55, उत्प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उच्च न्यायालय की एक पीठ उसी उच्च न्यायालय की दूसरी पीठ को रीट जारी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? इसका निर्णय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर गवर्नर को राष्ट्रपति को सिफारिश करने की अनुमति हो सकती है? पहला, राज्य मंत्री परिषद का बर्खास्तगी। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदस्थापना। तीसरा, राज्य विधानसभा का विघटन। चौथा, राज्य में संविधान यंत्र के बिगड़ने की घोषणा। क्या आप उपरोक्त चरणों का सही उत्तर दे सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। दूसरा नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदस्थापना गवर्नर के अधीन नहीं है। 58 नंबर, राज्यपाल किस परिस्थिति में राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की हटाई जाने के लिए। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाई जाने के लिए। तीसरा, राज्य विधानसभा की दिलवाई जाने के लिए। चौथा, संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ने की घोषणा की जाए। कोर्ट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। 59 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? पहला, संविधान का पालन करना और उसके विचारों और संस्थानों का सम्मान करना। बिल्कुल सही है। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा की त्याग करना। ये भी सही है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को समर्थन और संरक्षण देना। ये भी सही है। धर्मनिरपेक्षता और को समर्थन देना और संरक्षण देना, ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 60 नंबर, भारत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किन कारणों पर प्रतिबंधित है? तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी पूंजी निर्माण का हिस्सा है? पहला, मशीनरी और उपकरण। दूसरा, इमारतों और अन्य बुनियादी संरचनाओं का निर्माण। तीसरा, बौद्धिक संपदा अधिकार। कोर्ट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 62 नंबर, किसी देश में पूंजी निर्माण से निम्नलिखित में से क्या होगा? अगर किसी देश में पूंजी का निर्माण होगा तो उस देश में क्या होगा? तो वृद्धिशील पूंजी आउटपुट अनुपात में वृद्धि होगी, ICOR में कमी होगी, आर्थिक विकास होगा। कोर्ट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। इसमें आर्थिक विकास, अगर किसी देश के पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है तो वहाँ पे आर्थिक विकास होगा। 63 नंबर, किसी देश की दूसरे देश के साथ व्यापार की शर्तें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह निर्यात मूल्य सूचकांक और आयात मूल्य सूचकांक का अनुपात है। दूसरा, यह निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य का अनुपात है। तीसरा, यह इस बात का माप है कि कोई देश निर्यातित वस्तुओं की एक इकाई के लिए कितना आयात पर्याप्त कर सकता है। चौथा, निर्यातित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के साथ व्यापार की शर्तें बढ़ता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। 64 नंबर, 2021-22 में पूर्व महामारी स्तर 2019-20 की तुलना में कौन से पैरामीटर बढ़े हैं? पहला,
वास्तविक राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय, तीसरा मौजूदा मूल्यों पर जीडीपी, चौथा मौजूदा मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी। कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, मौजूदा मूल्यों पर जीडीपी और मौजूदा मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नियोरेज का हिस्सा है? पहला, धन सृजन के लिए आरबीआई के पास रखे गए भंडार पर ब्याज आय, आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास ब्याज मुक्त शेष के रूप में रखे गए बैंक शेष से अर्जित ब्याज। तीसरा, मुद्रास्फीति कर। कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। सिग्नियोरेज से तात्पर्य धन सृजन से होने वाली आय से है। यह सरकारों के लिए पारंपरिक कर लगाए बिना राजस्व उत्पन्न करने का एक तरीका है। सिग्नियोरेज वह लाभ है जो केंद्रीय बैंकों को मिलता है, जिसे बाद में केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विनिमय दर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, आरबीआई रूपी डॉलर दर को नियंत्रित करता है। दूसरा, आरबीआई आमतौर पर विदेशी मुद्रा बाजार में वो प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है। तीसरा, आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। आरबीआई रूपी डॉलर दर को नियंत्रित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रचलन में मौजूद सभी मुद्रा आरबीआई की देनदारी है। दूसरा, प्रचलन में मौजूद सभी मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा है। तीसरा, अर्थव्यवस्था में नोटों और सिक्कों का प्रचलन आरबीआई के माध्यम से ही होता है। तो सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था में नोटों और सिक्कों का प्रचलन आरबीआई के माध्यम से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के एजेंसी बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई को एक एजेंसी बैंक नियुक्त करने की अनुमति देता है। दूसरा, निर्धारित भुगतान बैंक और छोटे वित्त बैंक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तीसरा, केवल वे निजी बैंक जो निश्चित आकार के हैं एजेंसी बैंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, अर्थात आरबीआई अधिनियम 1934 और निर्धारित भुगतान बैंक और छोटे वित्त बैंक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को लोन देता है? पहला है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, चौथा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो नाबार्ड जो है इनमें से सभी को लोन प्रदान करता है। एंजल निवेशक के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, एंजल निवेशक आमतौर पर अपने पैसे का निवेश कर सकते हैं। वे छोटे स्टार्टअप्स और उद्यमों में निवेश करते हैं। तीसरा, वे अन्य ऋणदाताओं की तुलना में अधिक अनुकूल नियम और शर्तें प्रदान करते हैं। चौथा, एंजल निवेश सेबी द्वारा नियमित किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है उसका चूज करना है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, सारे कथन सही हैं। 71 नंबर, किस संस्था ने बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग का विरोध करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है? आईएमए, आईसीएमआर, एम्स, नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीएमआर। सूर्य के निम्नलिखित भाग केवल किसी पूर्व सूर्यग्रहण के दौरान आसानी से दिखाई देते हैं। यह दिखाई देने वाला भाग कोरोना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, मिट्टी संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिट्टी संरक्षण कैसे हो सकता है? पहला है फसल चक्र, दूसरा रेत की बाढ़, तीसरा सीढ़ीनुमा आकार और हवा टूटना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। रेत की बाढ़ से लगाने से मिट्टी का संरक्षण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की सुई पानी में डूबती है जबकि एक लोहे की नाव पानी पर तैरती है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुई का विशिष्ट गुरुत्व उसके द्वारा विस्थापित पानी के विशिष्ट गुरुत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, बादल वाली रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल जमीन और हवा से गर्मी के विकिरण को बाहर निकलने से रोकती है। दिन में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और रात में उसी को विकिरित करता है। तीसरा, बादल वातावरण को नम बनाते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। चौथा, बादल हवा की गति में बाधा डालते हैं जिससे गर्मी पैदा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बादल जमीन और हवा से गर्मी के विकिरण को बाहर निकलने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि उच्च दबाव के कारण पानी का उबलन निम्न तापमान पर शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे ऊन में
पड़ती हुई गर्मी को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79, एक घर में दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिमर बल्ब का प्रतिरोध बड़ा होता है। 80 नंबर, बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि एक ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन और एक रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। पहला, एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आसपास की हवा का उपयोग करता है और इसलिए अंतरिक्ष में चलने के लिए अनुचित होता है। दूसरा, एक रॉकेट गैस रूप में अपने पास ऑक्सीजन की आपूर्ति लेकर जाता है जो उसकी ईंधन के रूप में काम करती है। उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 82 नंबर, पीसा की झुकी हुई टावर गिरने की वजह से नहीं गिरती क्योंकि टावर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पर विचार करें और सही कोड का चयन करें। कथन 1, एक हीरा उसी आकार में काटे गए कांच की नकल से अधिक चमकता है, कारण हीरे का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, हवा में ध्वनि की वेग तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ता है। दूसरा, हवा में ध्वनि की वेग दबाव के असंख्य होता है। तीसरा, हवा में ध्वनि की वेग बारिश की वृद्धि के साथ घटता है। चौथा, हवा में ध्वनि की वेग ऊंचाई और आवृत्ति में परिवर्तन के प्रति प्रभावित नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में ध्वनि की वेग बारिश की वृद्धि से घटता है, घटता नहीं है बल्कि वही रहता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 85, वेचूर मवेशी नस्ल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेचूर दुनिया का सबसे बड़ा गाय है। यह केरल में पाई जाने वाली स्थानीय नस्ल है। उसका दूध प्रोटीन का मेडिसिनल मूल्य है। आमतौर पर खेती में भारवाहक पशु के प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें। गर्म खून वाले जानवर ठंडे वातावरण में सक्रिय रह सकते हैं जिसमें ठंडे खून वाले जानवर मुश्किल से चल पाते हैं। दूसरा, ठंडे खून वाले जानवरों को गर्म खून वाले जानवरों की तुलना में जीवित रहने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, सही है। मानव पुरुष में लिंग गुणसूत्र को XX नाम दिया गया है। देखिए, मानव पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY नाम से दिया गया है। तीसरा, क्रोमोसोम मेटाफेज में सबसे अच्छे देखे जाते हैं। तो इनमें से कौन से कथन गलत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, क्योंकि पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में जानवर और लिस्ट 2 में वर्ग या फाइलम के साथ मिलाना है। तो इसमें से कौन से कथन सही होंगे? ऑक्टोपस, जेलीफिश, सिल्वरफिश, बॉम्बे डक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस मोलस्का ग्रुप का है। जेलीफिश कोएलेंटरेटा ग्रुप का है। सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है और बॉम्बे डक पिसेस ग्रुप का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशेवर को अपने कोशिका के DNA में अस्थायी परिवर्तन का जोखिम होने की अधिक संभावना है? पहला, कार्बन 14 आइसोटॉप के शोधकर्ता। दूसरा, एक्सरे तकनीशियन। तीसरा, कोयला खनिक। चौथा, डायर और पेंटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। इन सभी को अधिक खतरा होता है। 90 नंबर, जीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीन शब्द जोहानसन द्वारा दिया गया था। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अलग अलग स्थानों पर स्थित और अलग अलग अभिव्यक्ति वाले जीन एकाधिक एलील होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। 91 नंबर, दिए गए कथनों में से कर्नल अलकॉट किससे संबंधित है? पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। दूसरा, 20 जनवरी 1894 को एनी बेसेंट के साथ बिहार की यात्रा से कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अलकॉट ने पहली बार 1883 में और 20 जनवरी 1894 को एनी बेसेंट के साथ बिहार का दौरा किया था।
अगला क्वेश्चन है 1921 में महिलाओं द्वारा आभूषण दान देने से संबंधित है। किस कोष में आभूषण दान दिया गया था? पहला है देशबंधु कोष, दूसरा बापू कोष, तीसरा मजदूर कोष। तो सही कथन को पहचानना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देशबंधु कोष के लिए महिलाओं ने आभूषण दान दिया था। अगला क्वेश्चन है गुजरात के वल्लभी संबंधित हैं। गुजरात के वल्लभी द्वितीय जैन संगति के आयोजन से संबंधित है। द्वितीय जैन संगति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार के संदर्भ में रॉल्फ फिंच के अनुसार सही कथन को चुनें। पहला, पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। दूसरा, पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योगों का भी वर्णन है। तीसरा, यहाँ के निवासियों विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वास संपूर्ण आचरण विद्वान था। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे कथन सही है। 95, बिहार टाइम्स या बिहार समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा प्रसाद सिंह बिहार समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। बाकी ये तीनों डॉक्टर फरीदानंद सिन्हा, महेश नारायण और नंदकिशोर लाल बिहार समाचार पत्र से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान अशोक के किस शिलालेख में वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7वां शिलालेख। सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान अशोक के 7वें शिलालेख में वर्णन मिलता है, जबकि शिलालेख 8 में धर्म यात्रा का वर्णन अशोक द्वारा बोधगया की यात्रा के संदर्भ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। दूसरा, लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिलों का आरोही क्रम बढ़ते क्रम में संदर्भित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। 100 नंबर, इनमें से कौन सा समूह बिहार के जिला जो झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है? मतलब बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा शेयर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। अगला क्वेश्चन है आपका रामनगर दून की पहाड़ियाँ विस्तृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामनगर दून की पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी में रामनगर दून की पहाड़ियाँ 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यहीं हरहा घाटी है जो 22 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट की चट्टान मिलती है गया, नवादा, बांका, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। गया, नवादा और बांका में ग्रेनाइट की चट्टान मिलती है। 103 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदियाँ जो दक्षिण से आकर गंगा में नहीं मिलती है? दक्षिण से आकर गंगा में नहीं मिलती है। आपको तो पता है तो कोसी नदी जो है कि उत्तर से मिलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोसी और पनार। 104 बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बटेश्वर जलाशय परियोजना जो है ये बिहार और झारखंड की है। बटेश्वर जलाशय परियोजना भागलपुर जिले में पड़ती है। 105 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ये बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 चौथा, कृषि रोड मैप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दलहन एवं तिलहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, इसकी कार्य योजना 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए है। तीसरा, प्रथम कृषि रोड मैप राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार बजट 2023-24 में टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10.98%। 109 दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला, पूर्वी चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। दूसरा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। तीसरा, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया।
तो पुट का प्रयोग कर सही कथन को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा और मोतीपुर बिहार के दूसरे एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दूसरा, मोनिका दास को चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय के सक्रिय सहभागिता हेतु स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। तीसरा, मैथिली ठाकुर को मतदाता जागरूकता के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे कथन सही है। अब इसमें हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला, 121 का डी। 122, हाल ही में परवीन सूद को किस संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है? ये सीबीआई का किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 123, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय गंगा विश्व बैंक के कितने नंबर के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, वर्तमान में इस्पात मंत्रालय का कार्यभार किस केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है? इसका आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, 125 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य और उसके मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मणिपुर का एन बीरेन सिंह है, कर्नाटक का सिद्धारमैया है, आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर राव, त्रिपुरा मानिक शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का अभी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी साहब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो किस शहर में चलाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, अल मोहेद अल हिंदी 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास है। दूसरा, 2023 में यह सऊदी अरब में आयोजित की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, अर्थात दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हिच कमिटी हैज बीन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न कि जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में आयोजित 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, G20 शिखर सम्मेलन का यह 20वां संस्करण होगा। दूसरा, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तीसरा, भारत में G20 शिर्पा बैठक उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। यह 20वां संस्करण नहीं बल्कि यह 18वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला, यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। दूसरा, वर्ष 2023 का थीम है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 गलत है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, ना कि जेनेवा में। 135, फरवरी 2023 में डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 का कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन करुणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। दूसरा, इस चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 गलत है। यह इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था, ना कि इंडियन आर्मी द्वारा। 137, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण था। स्वच्छता सर्वेक्षण पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और 2020 में इंदौर को 7 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत के रैंक में सुधार हुआ है। दूसरा, सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। पहला, 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। दूसरा, विनिमय दर के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरा, क्रय शक्ति क्षमता के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2050 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2050 तक नहीं बल्कि 2047 तक ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% था। दूसरा, एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि 30% से कम रहा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत किस देश को सर्वाधिक निर्यात करता है? अमेरिका, यूएई, चीन, नीदरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मंत्रालय और बजट आवंटन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के लिए 1.70 लाख करोड़, शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.13 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़ दिया गया था। 143, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजकोषीय घाटा 5.9% रहने का अनुमान है। दूसरा, राजकोषीय घाटा को 2025-26 तक 3.5% के नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दूसरा, नमामि गंगे योजना का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं इसके शुद्धि से है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 और ना ही 2। 145, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, 22 जनवरी 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दूसरा, इसका उद्देश्य लिंगानुपात को कम करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों असत्य है। असत्य के जगह पे यहाँ सत्य होना था, इसलिए यह दोनों कथन सत्य हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ लिंगानुपात में वृद्धि करना है, ना कि कमी करना है। इसलिए इसका दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 146, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया। 147, निम्नलिखित में से किस संस्था ने स्वदेशी डाटा संचार वायु लिंक विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने किस किस कंपनी के साथ 470 विमानों के लिए समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयरबस और बोइंग के साथ। अगला क्वेश्चन है, 2022 का चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनते पाबो। 150, लक्ष्य सेन को 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से है। तो इसमें से 140 क्वेश्चनों का डिस्कशन हो गया है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का वीडियो अलग से आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।